हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए श्रमण शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। श्रमण ऐसे लोगों को कहा जाता था जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो, जिसमें सूत पिटक में कहा गया है कि लोगों को 5 तरह से ब्राह्मणों तथा श्रमणों की देखभाल करनी चाहिए, जैसे में कर्म, वचन, मन से अनुराग द्वारा उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रहकर उनकी दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था? तो हर्षवर्धन के राज्य का समय काल की बात करें तो उसका समय काल जो है 606 से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का राजा था जिसने 606 से 647 ईस्वी तक राज्य किया था। हर्ष के बारे में जानकारी हर्ष चरित्र से मिलती है, जिसकी रचना दरबारी कवि हर्षवर्धन ने की है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को खोज निकालने एवं उस पर प्रामाणिक प्रकाश डालने का श्रेय किस इतिहासकार को प्राप्त है? तो किस इतिहासकार को प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य श्याम शास्त्री। कौटिल्य को चाणक्य एवं विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथि की रचना की है जो तत्कालीन राजनीति, अर्थनीति, इतिहास, आचरण शास्त्र, धर्म आदि पर भली भांति प्रकाश डालता है। अर्थशास्त्र जो है अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र मौर्य काल के समाज का दर्पण है, जिसमें समाज के स्वरूप का सर्वांग देखा जा सकता है। 20वीं सदी में श्याम शास्त्री और गणपति शास्त्री ने अर्थशास्त्र की खोज की है और उसे संपादित करके प्रकाशित किया। श्याम शास्त्री ने इसका अंग्रेजी अनुवाद 1915 में मैसूर से प्रकाशित किया था। गणपति शास्त्री ने इस पर एक टीका संस्कृति में लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजगीर में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु। राजगिरी अथवा राजगीर बिहार में नालंदा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध शहर एवं अधिसूचित क्षेत्र है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, जिसे बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय देखा। राजगीर जिस समय मगध की राजधानी थी, उस समय से इसे राजगिरी के नाम से जाना जाता था। मथुरा से लेकर राजगिरी तक महाजनपद का सुंदर वर्णन बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होता है। मथुरा से यह रास्ता वेरंजा, सोरैया, संकिस्सा, कान्हुज होते हुए प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर जाता था, जहाँ पर गंगा पार करके वाराणसी पहुँचा जाता था। माना जाता है कि भगवान महावीर स्वामी ने वर्षा ऋतु में राजगिरी में सर्वाधिक समय व्यतीत किया था। यहाँ प्रथम विश्व बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? तो पहली प्रतिमा जो है यह भगवान बुद्ध की थी। गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। सिंहली, अनुश्रुति, खारवेल के अभिलेख, अशोक के सिंहासन रोहण की तिथि, कैंटन के अभिलेख आदि के आधार पर बुद्ध की जन्म तिथि 563 ईसा पूर्व स्वीकार की गई है। इनका जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन की रानी महामाया के गर्भ से माघ मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इनकी माता माया देवी इनके जन्म के कुछ देर बाद ही मर गई थी। कहा जाता है कि तभी एक ऋषि ने कहा कि वे या तो एक महान राजा बनेंगे या फिर एक महान साधु बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो सबसे पहले जो है मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के मध्य संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत सेल्यूकस ने अनेक क्षेत्र एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरापन्नी, सदाई आदि चंद्रगुप्त को प्रदान किए। वहीं उसने मेगास्थनीज नामक यूनानी राजदूत भी मौर्य दरबार में भेजा। भारत में राजदूत नियुक्त होने से पूर्व मेगास्थनीज एराक्रोसिया के क्षत्रप सिबाटियोस के यहाँ महत्वपूर्ण अधिकारी के पद पर कार्यरत था। मेगास्थनीज ने इंडिका में भारतीय जीवन परंपराओं और रीति रिवाज का वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित था?
तो यह आयताकार था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित पुरास्थल है। हड़प्पा में ध्वंसावशेषों के विषय में सबसे पहले जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन ने दी। 1946 में मॉर्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा के पश्चिमी दुर्ग टीले की सुरक्षा का प्राचीन स्वरूप ज्ञात करने के लिए यहाँ उत्खनन करवाया। इसी उत्खनन के आधार पर व्हीलर ने रक्षा प्राचीर एवं समाधि क्षेत्र के पारस्परिक संबंधों को निर्धारित किया। यह नगर करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में बसा हुआ है। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका आंसर तंबाकू हो जाएगा। तंबाकू की उत्पत्ति कब और कहाँ हुई इसका ठीक पता नहीं चलता। कहते हैं कि एक बार पुर्तगाल स्थित फ्रांसीसी राजदूत जॉन निकोट ने अपनी रानी के पास तंबाकू का बीज भेजा और तभी से इस पौधे का प्रवेश प्राचीन संसार में हुआ। निकोट के नाम को अमर रखने के लिए तंबाकू का वानस्पतिक नाम निकोसियाना रखा गया। तंबाकू दक्षिणी अमेरिका का पौधा माना जाता है। इसकी खेती ऐतिहासिक काल से होती चली आ रही है। यद्यपि तंबाकू अनिवार्य पौधा है, तथापि इसकी फसल खेती अन्य स्थानों में भी होती है क्योंकि यह अपने को विभिन्न प्रकार की भूमि तथा जलवायु के अनुकूल बना लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद की किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुभा यानी काबुल, क्रम मतलब कुर्रम, ऑप्शन सी। काबुल नदी अफगानिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है। वैदिक काल में इस नदी को कुभा तथा प्राचीन समय में कोफेसा नाम से जाना जाता था। यह नदी हिंदुकुश पर्वत की संगलाक श्रेणी में स्थित उन्नाई दर्रे के पास से निकलती है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल इसी नदी की घाटी में स्थित है। अपने आखिरी बिंदु पर काबुल नदी स्वात और 12 नदियों के जल को लाकर अटक के समीप सिंधु नदी में मिल जाती है। यह नदी नौका चालन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसकी घाटी की मिट्टी भी बहुत उपजाऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग के। मौर्य युगीन साम्राज्य की समाप्ति के बाद शुंग वंश का प्रतापी राजा पुष्यमित्र हुआ, जिसने 36 वर्षों तक शासन किया। बौद्धिक ग्रंथ में पुष्यमित्र को मौर्य वंश का अंतिम शासक बतलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेतसंग के विवरणों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चीनी बौद्ध भिक्षु हेतसंग का जन्म चीन के लुओयंग स्थान पर सन 602 ईस्वी में हुआ था। यह एक दार्शनिक, घुमक्कर और अनुवादक भी था। हेतसंग को मानद उपाधि शान तसांग से सुशोभित किया गया था। उसे मुचातिपो भी कहा जाता है। उसने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की। हेतसंग ने अपनी यात्रा 29 वर्ष की अवस्था में 629 ईस्वी में प्रारंभ की थी। यात्रा के दौरान ताशकंद और समरकंद होता हुआ हेतसंग 630 ईस्वी में चंद्र की भूमि भारत के गांधार प्रदेश पहुंचा। गांधार पहुंचने के बाद हेतसंग ने कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, बनारस, गया एवं कुशीनगर की यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। मौर्य काल में राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना समाहर्ता के कार्य थे। देहाती क्षेत्र की शासन व्यवस्था भी उसी के अधीन थी। शासन की दृष्टि से देश को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त किया जाता था। मौर्य शासन प्रबंध में गूढ़ पुरुषों यानी गुप्तचरों का महत्वपूर्ण स्थान था। इतने विशाल साम्राज्य के सुशासन के लिए यह आवश्यक था कि उनके अमात्यों, मंत्रियों, राजकर्मचारियों और पौर जनपदों पर दृष्टि रखा जाए, उनकी गतिविधि और मनोभावनाओं का ज्ञान प्राप्त किया जाए और पड़ोसी राज्यों के विषय में भी सारी जानकारी प्राप्त होती रहे। 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख है, संस्था और संचार। खजुराहो में स्थित चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यशोवर्मन। विजेता होने के साथ ही एक निर्माता के रूप में यशोवर्मन ने खजुराहो में भगवान विष्णु का एक विशाल मंदिर, कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे चतुर्भुज मंदिर भी जाना जाता है। इस मंदिर में उसने वैकुंठ की मूर्ति स्थापित कराई थी। नेक्स्ट है, कुमार संभव में किसके जन्म की कथा वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्तिकेय, ऑप्शन बी। कुमार संभव 17 वर्गों का महाकाव्य है। परंपरागत मान्यता के
है कि कालिदास ने 8 सर्गों तक ही इस महाकाव्य की रचना की थी। अवशिष्ट 9 सर्ग किसी परवर्ती कवि के द्वारा रचे हुए हैं। वल्लभदेव, मल्लीनाथ आदि प्राचीन विश्रुत टीकाकारों ने 8 सर्गों तक ही इस महाकाव्य पर अपनी टीकाएँ लिखी हैं तथा काव्य शास्त्र के प्राचीन ग्रंथों में भी कुमार संभव से जितने उद्धरण मिलते हैं वे 8 सर्ग तक ही माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो त्रिमूर्ति के लिए विख्यात की बात करें तो इसका ऑप्शन सी एलिफेंटा हो जाएगा। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में पौराणिक देवताओं की अत्यंत भव्य मूर्तियों के लिए विख्यात है। इन मूर्तियों में त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है। ये गुफाएं मुंबई से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महानगर के पास स्थित पर्यटकों का एक बड़ा आकर्षण केंद्र रहा है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। कुषाण साम्राज्य के पतन के समय उत्तरी भारत में जो अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी उससे लगभग लाभ उठाकर बहुत से प्रांतीय सामंत राजा स्वतंत्र हो गए थे। संभवतः इसी प्रकार का एक व्यक्ति श्रीगुप्त भी था। गुप्त राजवंश की स्थापना महाराजा गुप्त ने लगभग 240 ईस्वी में की थी। उसका वास्तविक नाम श्रीगुप्त था। उसने मगध के कुछ पूर्व में चीनी यात्री सिंह के अनुसार नालंदा से प्राय 40 योजन पूर्व की तरफ अपने राज्य का विस्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की ईंटों की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाय। हड़प्पा संस्कृति की एक मुहर पर पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी चित्रित है, जिसके दाहिनी ओर हाथी तथा बाघ और बाईं ओर गेंडा तथा भैंसा एवं सिंहासन के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। इस संस्कृति में गाय तथा घोड़े की मृद मूर्तियां मिट्टी की मूर्ति नहीं मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे। किस चीज़ के बने होते थे? तो पक्की ईंटों के बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में पकी हुई ईंटों का प्रायः प्रयोग मकान के निर्माणों के लिए किया गया। प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था जिसके 3 या चारों ओर 4-5 कमरे, एक रसोई घर और एक स्नानागार बना होता था। मोहनजोदड़ो के दुर्ग के दक्षिणी भाग में 750 वर्ग मीटर आकार के एक विशाल सभा भवन की रूपरेखा मिली है, जिसकी छत 20 स्तंभों पर टिकी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? तो स्कंदगढ़ में ये जो जाना जाता था ये केदारखंड के नाम से जाना जाता था। स्कंदगढ़ जो है पुराण में गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानसखंड कहा गया है। समस्त प्राचीन साहित्य में गढ़वाल कुमाऊं को सम्मिलित रूप से उत्तराखंड कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के, मतलब कौन सा एक गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गृह त्यागने के बाद बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ था तथा उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। अंतिम विकल्प सही है, ठीक है, सही नहीं है, अन्यथा सभी सही है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आपको पता ही होगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जबकि महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? कौन भारत नहीं आया था? तो भारत जो है कोलंबस नहीं आया था। कोलंबस अमेरिका का खोज किया था। मेघास ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। वास्को डी गामा द्वारा 1498 ईस्वी में भारत की खोज की गई, जबकि कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी, तथा कोलंबस भारत नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न दर देखा जा सकता है। तो किसमें देखा जा सकता है? चट्टान आलेख में। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग युद्ध की हृदय विदारक हिंसा एवं नरसंहार से अशोक के हृदय स्थल को स्पर्श किया और उसके सदैव के लिए युद्ध नीति का परित्याग करके धर्म विजय की नीति का स्वागत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो ऑप्शन हो जाएगा चरक। आयुर्वेद के मर्मज्ञ चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, जिन्होंने औषधि शास्त्र पर चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा, जिसे भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में 399 ईस्वी में भारत आया तथा 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। इसका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना तथा बौद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों को देखना था। फाहियान का जन्म चीन के वू यांग नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हुन आक्रमण के। गुप्त साम्राज्य के पतन में हुनों का आक्रमण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि स्कंदगुप्त ने हुनों को परास्त किया तथापि उसने उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने का प्रयास नहीं किया। बार बार हुनों के आक्रमण के बावजूद गुप्त राजाओं ने उन्हें रोकने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की एवं चांदी के सिक्के भी जारी किए। उसकी अन्य उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य तथा परम भगवत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयगिरी के पत्थर में काटे गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी उड़ीसा। उड़ीसा वर्तमान ओडिशा, उदयगिरी एवं खंडगिरी में खारवेल राजा के कार्यकाल के दौरान पत्थरों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया गया था। उदयगिरी में स्थित गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा रानी गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनार किससे संबंधित है? तो नैनार जो है शिव यानी शैव संप्रदाय से संबंधित है। दक्षिण भारत में शिव यानी शैव संप्रदाय के भक्तों को नैनार कहा गया है। नैनार भक्तों ने शिव यानी भगवान शिव के सम्मान में सुंदर भजनों की रचना की थी। इसका समय जो है 7वीं या 8वीं सदी के आसपास था। प्रमुख नैनार संत थे संबंदर, अप्पड़ एवं सुंदर मूर्ति। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया? कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया है? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण ऑप्शन ए यानी 1245 AD में किया गया है। उड़ीसा स्थित कोणार्क मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है जो सामान्यतः काले पेगोडा के नाम से विख्यात है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी के शासक नरसिंह देव प्रथम 1236 से 1264 ईस्वी द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर के आधार पर 12 पहिए या चक्र निर्मित हैं। 12 चक्र 12 राशियों के प्रतीक हैं और सूर्य के 7 घोड़े उसकी किरणों के रंगों के प्रतीक हैं। तो दोस्तों ये रहे सेट 3 का क्वेश्चन। आगे इसी तरह और भी क्वेश्चन आने वाले हैं और इसी तरह सेट आने वाले लगभग 1500 का जो क्वेश्चन का सेट है ये आएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।